हेलो बच्चों, मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन और आप सभी के बीच लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर का क्लास। इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ राइस। कल्टीवेशन ऑफ राइस, तो अगर हम बात करें कल्टीवेशन ऑफ राइस की, तो इसको हम बोलते हैं धान की खेती। कल्टीवेशन ऑफ राइस, हिंदी में इसको हम बोलते हैं धान की खेती। धान की खेती में हम लोगों ने कुछ पोर्शन को हम लोगों ने कवर कर लिया था, कुछ पोर्शन आपके इसमें बाकी है, तो उसी को अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ एक सबसे बड़ी जो आप लोगों की बात है कि जितने भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो आपका क्लास पूरा का पूरा जो चल रहा है, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है। तो साथ में आप तो बोर्ड में अच्छा करिएगा ही, जो आप इंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, चाहे वो आप सीयूईटी का हो, बीसीईसी का हो, या अदर स्टेट एग्जाम जो हो जैसे पंतनगर विश्वविद्यालय का हो, तो इन सभी एग्जाम में आप काफी बेहतर कर पाइएगा। इसी के साथ ये हम क्लास अब शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम लोगों ने वैरायटी तक पढ़ा था। कहाँ तक? वैरायटी तक। वैरायटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं किस्में। क्या कहते हैं? किस्में या किस्म, मतलब अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग वैरायटी होते हैं। अब एक ही फसल के लिए कई अलग अलग वैरायटी हैं, ठीक है ना। अब उन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। जैसे बहुत सारे ऐसे वैरायटी हैं, जैसे मान लेते हैं धान का, कुछ कम पानी में होने वाले हैं, कुछ अधिक पानी में होते हैं, कुछ बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ बहुत देर से होता है, ठीक है। कुछ का प्लांट बहुत बड़ा होता है लेकिन उसमें जो फलियां होते हैं वो कम लगते हैं। कोई कोई ऐसा प्लांट है जो छोटा ही होता है और उसमें फलियां काफी ज्यादा लगते हैं, जिसको हम ड्वार्फ वैरायटी कहते हैं। तो ये कैरेक्टर हैं अलग अलग वैरायटी के। अलग अलग कंपनियां अलग अलग वैरायटी बनाती हैं और फिर क्या होता है कि ये हम लोग के किसानों तक पहुंचता है, ठीक है ना। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे वैरायटी के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आपका कुछ वैरायटी था जो पहली बार फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो वो वैरायटी था जिसको हम CORH1 कहते हैं। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन है? CORH1। ये हमने इससे पीछे वाले क्लास में सभी बताया है। इसी का दूसरा नाम है MGR1। MGR1। उसके बाद जाया, पद्मा, रत्ना, जगन्नाथ, उसके बाद लुनीसिरी, बाला, ये सब वैरायटी हमने लिखवाया था जो आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग उसको कवर करेंगे। तो चलिए, हमने वैरायटी में कहा था कि 5 कॉलम बनाएंगे। कितना? 5 कॉलम। और इस 5 कॉलम को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, एक ये हो गया आपका कॉलम, ठीक है। एक ये हो गया 3, एक ये 4 हो गया और एक ये हो गया 5, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ वेराइटियां हैं, उन वेराइटी का हम लोग क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। क्या करेंगे? नाम लिखेंगे, ठीक है ना। और कौन सा वेराइटी किसके लिए फेमस है, ये सभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले लिखना है आप लोग को फॉर ऑपलैंड। फॉर ऑपलैंड, ठीक है ना, मतलब ऊपरी भूमि के लिए, ऊपरी भूमि हेतु, मतलब जो लैंड आपका ऊपर है, ठीक है ना। मतलब जो एक तो आपका गहरा लैंड होता है, फिर से एक मीडियम वाला होता है, एक अपलैंड होता है, ठीक है ना, जहाँ पे पानी कम रुकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऊपरी भूमि हेतु, फॉर अपलैंड। इसमें जो वेराइटी हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी। अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी, मैच्योरिटी वेराइटी। तो अर्ली मैच्योरिटी जो है ये हम लोग अपलैंड में बोते हैं और इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में शीघ्र पकने वाली किस्में। शीघ्र पकने वाली किस्में,
पकने वाली किस्में, मतलब ये जल्दी से पक जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक दूसरा है आपका फॉर मिडलैंड, मतलब ये आपका मध्यम भूमि हेतु, मध्यम जमीन या भूमि लिख सकते हैं, मध्यम जमीन हेतु, ठीक है। इसमें जो हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं मिड मैच्योरिटी वेराइटी। इसको हम लोग बोलते हैं मध्यम पकने वाली किस्में, मध्यम मतलब ना देर से ना जल्दी, मध्यम पकने वाली किस्में, पकने वाली किस्में। उसके बाद है आपका फॉर लो लैंड, ये हम लोग निचले जमीन में उगाएंगे। कहाँ उगाएंगे? निचली भूमि में। तो लिखिए निचली भूमि हेतु या जमीन हेतु, भूमि हेतु। उसके बाद इसको लिखिए लेट मैच्योरिटी वेराइटी, लेट मैच्योरिटी वेराइटी, लेट मैच्योरिटी वेराइटी, ठीक है ना। ये आपका देर से पकने वाली किस्म है, देर से पकने वाली किस्म है। उसके बाद है आपका देर से पकने वाली, ठीक है। उसके बाद है आपका सेंटेड वेराइटी। कौन सा? सेंटेड वेराइटी। इसको हम बोलते हैं सुगंधित किस्में। इसमें से एक अलग प्रकार का सुगंध आता है, ठीक है ना, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब लगता है। जैसे इसके इसमें जो सुगंध आता है काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है ना। कई आप लोग चावल का वैरायटी देखते हैं तो जिसका सुगंध अच्छा होता है खाने में भी अच्छा ही लगता है, ठीक है ना। सुगंधित किस्में, ठीक है ना, जिससे पुलाव बिरयानी ये सभी बनाए जाते हैं। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद है हाइब्रिड वेराइटी। हाइब्रिड वेराइटी को हम संकर किस्में कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर किस्में। मतलब दो अलग अलग वेराइटी को जब हम क्रॉस करा के एक नया वेराइटी डेवलप करते हैं उसी को हम बोलते हैं संकर किस्में, ठीक है। अब आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग वेराइटी देखेंगे इन सभी में, ठीक है ना। चलिए लिखिए, इसमें सबसे पहले है तुरंता। कौन है? तुरंता। एक है आपका प्रभात। प्रभात हम आप लोग को बोरो में भी लिखवाए थे। प्रभात, गौतम प्रभात और रिछारिया, ये तीनों जो किस्म है, इससे पहले वाले क्लास में हम बोरो राइस में, और बोरो राइस की बुआई की अगर हम बात करें तो बोरो राइस की बुआई हम लोग ठंडी में करते हैं, रबी में अक्टूबर नवंबर में, और कटाई उसका अप्रैल में करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रभात। और फिर से है आपका सहभागी। कौन सा है? सहभागी, सहभागी, ठीक है। इसको लिखिए सहभागी। तो ये हो गया सहभागी। और फिर है शुष्क सम्राट। कौन सा है? शुष्क सम्राट। एक हो गया आपका शुष्क सम्राट। इसको लिख लीजिए हिंदी में शुष्क सम्राट। शुष्क सम्राट मतलब ये थोड़ा कम भी पानी रहेगा उसमें भी ये काफी अच्छा से हो जाएगा। और एक है आपका सबौर द्वीप, हिंदी में ही लिख देते हैं सबौर द्वीप। तो ये सबौर द्वीप है। ये 5 वेराइटी हैं जिसको हम लोग अपलैंड, ठीक है ना, मतलब ऊपरी भूमि में बो सकते हैं। अगर पानी कम भी है तब भी ये वेराइटी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल बात ये है कि अपलैंड जो आपका होगा मतलब ऊपरी जमीन होगा, पानी कम लगेगा, तो ये कम पानी में भी क्या हो जाएगा? सर्वाइव हो जाएगा। उसके बाद है आपका मिडलैंड वाला, ठीक है ना, जिसको हम लोग मिड मैच्योरिटी वेराइटी कहते हैं। ये मध्यम पकने वाली किस्म है, ठीक है ना, ना देर से पकेगा और ना ही मतलब जल्दी पकेगा, ठीक है। तो इसमें लिखिए सीता वेराइटी है। फिर से कनक, सीता है, कनक है, सीता, कनक। उसके बाद जो आपका इसमें वैरायटी है संभा मंसूरी है, संभा महसूरी।
नाम सुने होंगे, ये काफी पतला पतला होता है और खाने में बहुत मजा आता है इसका चावल, ठीक है, मैसूरी। उसके बाद लिखिए, ठीक है ना, सबौर अर्धजल, कौन सा, सबौर अर्धजल, अर्धजल, ठीक है, यहाँ हिंदी में लिख देते हैं सबौर अर्धजल। तो ये किसका वैरायटी है आपका, ये सभी है आपका मिड वाला, ठीक है ना, मतलब ना ज्यादा गहरा और ना ही ज्यादा ऊपर वाला जमीन है। इसमें एक और लिखिए सबौर सिरी, कौन सा, सबौर सिरी। तो ये हो गया आपका सबौर सिरी। अब आ जाइए यहाँ पे, जो निचली भूमि में हम लोग बुआई करते हैं, और ये क्या होता है कि ये जो वैरायटी होता है ये देर से पकता है, ठीक है। तो इसमें लिखिए राजश्री, कौन सा, राजश्री, राजश्री। उसके बाद लिखिए सत्यम, एक वैरायटी है सत्यम, जो किसका वैरायटी है आपका, निचली भूमि के लिए देर से पकने वाली, ये हो गया आपका सत्यम, ठीक है। उसके बाद है इसमें राजेंद्र महसूरी, कौन है, राजेंद्र महसूरी। तो ये आपका निचली भूमि हेतु हो गया। अब है कुछ सेंटेड वैरायटी जिससे सुगंध आता है, और ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि सही में ये सेंटेड वैरायटी है। नाम देखिए सुगंधा, ये पूछना पड़ेगा जी, सुगंधा किसका हो जाएगा, सेंटेड चावल की वैरायटी सुगंधा। सुवासनी, कौन सा, सुवासनी, ये हो गया आपका सुवासनी। उसके बाद है सुवासनी के बाद कतरनी, छोटा छोटा चावल होता है, खाने में काफी अच्छा लगता है ये, ठीक है ना, ये हो गया आपका कतरनी, ठीक है ना। एक है कामिनी, ठीक है ना, नाम देखिए कितना खतरनाक खतरनाक है, कामिनी, ठीक है, कामिनी सुगंधा हो गया। उसके बाद सोनाचूर, कौन सा, चावल का नाम है सोनाचूर, ठीक है, सोनाचूर। बादशाह भोग, ये स्पेशली भोग के लिए, भोग लगाने के लिए चावल की किस्म है, इसका नाम क्या है, बादशाह भोग। उसके बाद कुछ और वैरायटी है इसमें, तो इस वैरायटी में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, कुछ और वैरायटी जो है इसमें ऐड कर देते हैं। ये लिखिए राजेंद्र सुरभित, राजेंद्र सुरभित। उसके बाद है राजेंद्र सुवासिनी, सुवासिनी। तो ये हो गया कुछ आपका वैरायटी किसका, सेंटेड वैरायटी। कौन सा, बासमती भी आपका सेंटेड वैरायटी आता है, कौन सा, बासमती, ठीक है। अब है आपका कुछ हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी क्या होता है कि दो अलग अलग किस्मों को क्रॉस करा के जब एक नया वैरायटी डेवलप करते हैं तो उसी को हम कहते हैं संकर हाइब्रिड, संकर या हाइब्रिड। इसमें देखिए क्या क्या है, तो लिखिए पूसा RH10, पूसा RH10 ये एक आपका किसका वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है। और I6444, जब आप खाद बीज के दुकान पे जाते होंगे तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा पोस्टर लगा होगा, ठीक है ना, I6444 गोल्ड। पहले इसका प्रचार अमिताभ बच्चन करता था, ठीक है। उसके बाद लिखिए KRH2, KRH2 कौन सा है आपका, KRH2। फिर से आपका ये तो हो गया कौन सा, पूसा RH2। उसके बाद लिखिए पंत शंकर धान 1, पंत शंकर धान 1। इसमें नाम में ही लगा है शंकर, मतलब ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो पूसा RH10 हो गया, I6444 गोल्ड हो गया, KRH2 हो गया, और हो गया पंत शंकर धान 1, ठीक है ना। तो ये आपके जो वैरायटी हैं ये बोर्ड में यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये धीरे धीरे आप सबको याद हो जाएगा, ठीक है ना, जब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, मेथड ऑफ सोइंग पे।
मेथड ऑफ सोइंग, मेथड ऑफ सोइंग, जिसको हम कहते हैं बुआई की विधि, बुआई की विधि। अगर हम बुआई की विधि की बात करें तो दो अलग अलग विधियां हैं बुआई की, ठीक है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। जो एक विधि है जो कि सूखे क्षेत्र के लिए है, और एक जो दूसरा विधि है वो गीली क्षेत्र के लिए है। तो एक है आपका ड्राई एरिया के लिए, ड्राई एरिया, सूखा क्षेत्र। दूसरा है आपका वेट एरिया, जिसको हम बोलते हैं गीली क्षेत्र, गीली क्षेत्र। अब हम बात करें अगर इसकी ड्राई एरिया को, तो इसमें हम क्या करते हैं, सूखे क्षेत्र में अब पानी की कमी है तो पानी अब कितना दीजिएगा आप, मजदूरों की जहां कमी रहती है वहां हम क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। उसमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, एक किसान जाएंगे अपने पास रखेंगे चावल का सीड और पहले खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करवा लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि पडलिंग करवा लिए, अगर ये पहली बार थोड़ा सा क्या करना है, सिंचाई करवा के, और उसके बाद सीड को क्या कर देंगे, वो छीट देंगे खेतों में एक बराबर हिसाब से। उससे पहले खाद भी डालेंगे, फर्टिलाइजर भी डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सीड को छीट दिए। तो इसी को कहते हैं हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड, छिटकवा विधि, ठीक है ना। या इसको हम कहते हैं सीधी बुआई, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट हम प्लांट को बोते हैं। इनडायरेक्ट कैसे हुआ, एक बार नर्सरी तैयार करेंगे और फिर दोबारा मेन फील्ड में लगाते हैं, जो सबसे आप लोग देखते होंगे सबसे ज्यादा यही प्रचलित है, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसको, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड की बात करें तो इसको हिंदी में छिटकवा विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, छिटकवा विधि। इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसको हम सीधी बुआई के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, सीधी बुआई, सीधी बुआई। उसके बाद आपका वेट एरिया जो है, इसको हम बोलते हैं नर्सरी राइजिंग मेथड, नर्सरी राइजिंग मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं नर्सरी विधि, राइजिंग मेथड, नर्सरी विधि। अब देखिए ये जो सीधी बुआई है, इसमें हम लोग सीड रेट, जिसको हम बीज दर कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए, ठीक है ना। सीड रेट, जिसको हम बीज दर कहते हैं, क्या कहते हैं, बीज दर। अब बीज दर क्या होता है, तो 1 हेक्टेयर खेत में बुआई के लिए जितना बीज की आवश्यकता होती है उसी को हम बीज दर कहते हैं, इंग्लिश में सीड रेट कहते हैं। तो 100 केजी 1 हेक्टेयर में लगता है, 100 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है ना। दूसरा है आपका नर्सरी मेथड, कौन सा, नर्सरी मेथड। तो ये तो आप लोग समझ गए, ये काफी इजी मेथड है, और इसमें क्या है कि मजदूरों की बचत होती है, ठीक है ना। और इसमें मजदूर अगर नहीं भी है तब भी आप अकेले कर सकते हैं, वो जो है काफी खर्चीला और आपको मजदूर भी चाहिए। तो ये वाला मेथड को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये 3 प्रकार के मेथड होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के नाम लिख लीजिए। एक है वेट नर्सरी मेथड, इसको हम गीली नर्सरी विधि कहते हैं, वेट नर्सरी मेथड। और एक दूसरा है डेपोग मेथड, कौन सा मेथड, डेपोग मेथड। और एक तीसरा है एसआरआई मेथड। आप लोग नाम सुने होंगे, हिंदी में कहते हैं हेलो गांव में कि इस बार हम धान की बुआई सीरी विधि से करेंगे, ठीक है ना। तो यही एसआरआई मेथड सीरी विधि है। अब इस तीनों को फुल डिटेल्स में पढ़ना है हम लोगों को, तो ये हम लोगों का मेन टॉपिक हुआ, ठीक है ना। ये तो काफी इजी है, और जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेथड जो हो जाता है ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए, हेडिंग क्या डालना है,
नर्सरी राइजिंग मेथड, और इसको आप लोग एक ही बार में समझ भी जाइएगा, नर्सरी राइजिंग मेथड, नर्सरी विधि। तो इसमें कितना विधि है बाबू? इसमें 3 विधि है। एक का नाम है वेट नर्सरी मेथड, वेट नर्सरी मेथड, वेट नर्सरी मेथड। एक दूसरा का नाम क्या है? डेपोग मेथड। क्या नाम है? डेपोग मेथड। और तीसरा का नाम क्या है? एसआरआई मेथड, एसआरआई मेथड। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं श्री विधि, श्री विधि। ये इसको हिंदी में लिख लीजिए डेपोग विधि। क्या लिखना है जी? डेपोग विधि। ये हो गया आपका डेपोग विधि। ये हो गया आपका गीली नर्सरी विधि, गीली नर्सरी विधि। इसको एक एक करके समझते हुए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए, क्या है इसमें मामला? तो पहला है वेट नर्सरी। इंडिया का सबसे पॉपुलर मेथड ये आपका गीली नर्सरी विधि है। इंडिया का पॉपुलर मेथड कौन है? गीली नर्सरी विधि है। दूसरा डेपोग मेथड, इसको हम बोलते हैं मैट नर्सरी मेथड। मैट, मैट मतलब चटाई, मैट नर्सरी मेथड के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है ना? या इसको हम सॉइललेस, सॉइललेस नर्सरी विधि कहते हैं। इसमें सॉइल की जरूरत नहीं होती है। अब आप लोग चौंक जाइएगा, भाई कौन ऐसा विधि है जिसमें बिना सॉइल के हम नर्सरी तैयार कर लेंगे? तो अभी आपको बताते हैं, पहले इसको समझ लीजिए, फिर उस पे और फिर उस पे बात कर लेते हैं। तीनों को एक एक करके समझेंगे। वेट नर्सरी मेथड में हम क्या करते हैं कि इसका जो एरिया होता है 1000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर बोने के लिए नर्सरी उगाते हैं, और उस नर्सरी को उगाने से पहले पहले उस नर्सरी के फील्ड को तैयार करते हैं। उसमें हल्का हल्का पानी से पहले क्या कर लेंगे? नमी ला देंगे, मतलब सिंचाई कर देंगे। और उसके बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे? सीड को डाल देंगे, और सीड डालने के बाद मतलब जुताई उताई भी कर देंगे, पूरा बराबर कर देंगे, खरपतवार हटा देंगे। और फिर इसमें हम क्या करते हैं कि 1-1 केजी, अगर 100 मीटर में उगा रहे हैं तो 1 केजी नाइट्रोजन, 1 केजी फास्फोरस और 1 केजी क्या आपका पोटेशियम डाल देते हैं। 100 मीटर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1000 मीटर में उगाएंगे हम लोग, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से 10-10 केजी हुआ, ठीक है ना? उसके हिसाब से 10-10 केजी हो गया बाबू, ठीक है? तो क्या करेंगे हम लोग कि नर्सरी तैयार करेंगे, और ये जो नर्सरी जब उसमें लगा देंगे तो 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगा। और इस नर्सरी को निकाल के फिर नर्सरी खेत से हम मेन फील्ड में बोते हैं, ठीक है ना? तो मेन फील्ड का भी एक बार तैयार करेंगे। तो ये हुआ आपका, और यही तो आमतौर पे हम भारतीय लोग करते हैं। इसी मेथड का तो सबसे ज्यादा आपके घरों पे अभी बुआई हो ही रहा होगा, तो आप देखते भी होंगे। इसमें क्या होता है, इस डेपोग मेथड में या तो आप केले के पत्ते ले लीजिए, नहीं तो एक पतला वाला पॉलीथीन ले लीजिए। आप अपने घरों के फर्श पे, या हो सकता है किसी फील्ड में भी आप, ठीक है ना, आपके घर के अगल बगल जो क्यारी वगैरह होता है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। बिछा दिए, और इसमें एक मोटे लेयर में हम सीड को बिछा देंगे, ठीक है? और जो हजारा होता है जिससे हम पानी छिड़कते नहीं है जी, उस हजारे से हम डेली पानी देंगे। हमेशा नमी उसमें रहना चाहिए, तभी तो वो अंकुरित होगा। और ये 11 से 14 दिन में ये तैयार हो जाता है। इसीलिए इसमें आपको सॉइल की जरूरत नहीं है। एक मोटे लेयर में ही हम क्या करते हैं, उसकी बीज को छीट के और नर्सरी तैयार कर लेते हैं। इसीलिए इसको हम चटाई, मैट नर्सरी मेथड भी कहते हैं। श्री मेथड, श्री विधि में क्या होता है कि श्री विधि में 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए 100 मीटर स्क्वायर में नर्सरी लगाते हैं, ठीक है ना? और नर्सरी लगा के इसमें भी हम लोग नमी हमेशा बनाए रखते हैं। इस फील्ड में भी, इसमें भी मतलब इस विधि में भी नर्सरी हमेशा नमी हमेशा बनाए रखते हैं,
ताकि आपका जो प्लांट का ग्रोथ है वो जल्दी जल्दी हो, ठीक है ना, मतलब नर्सरी आपका जल्दी तैयार हो। तो सबसे कम समय में इसी में नर्सरी तैयार होता है, ठीक है ना। और ये हम लोग खेतों में ये करते हैं, और ये हम आप पॉलीथीन पे, केले के पत्ते पे, ठीक है ना, कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके इसको लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखिए आप लोग सबसे पहले, हमको जहाँ तक उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए ये बोर्ड के साथ साथ आपके एंट्रेंस की भी तैयारी हो रही है, और आपको हम बता दें कि एंट्रेंस की तैयारी एक दिन में नहीं होती है, या बोर्ड की भी तैयारी आपको लगता है कि हम अंतिम 2 महीने 1 महीने पढ़ के पास हो जाएंगे, पास तो हो जाइएगा, लेकिन आपको अच्छे जगहों पे एडमिशन के लिए एक अच्छी जानकारी के साथ जाना बहुत ही अति आवश्यक है, जहां आपकी एक नई पहचान बनेगी। और दूसरा चीज है, आप निरंतर जब मेहनत करिएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। मेरा 1 घंटे का लगभग क्लास रहता है, 1 डेढ़ घंटे आप रिवीजन करिए उसको, पीछे जो पढ़ाए हैं और आज वाला जो वीडियो देख रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करिए। इससे बाहर आपके नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में एंट्रेंस वाले व्यू से भी हम दोनों से करा रहे हैं, ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। इन सभी चीजों को जब आप क्या करते हैं, जब आप पढ़ लेते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, तभी आपके घर वाले आप पे भरोसा करके कहीं भेजते हैं। मार्क्स अच्छा आता है तो गांव में एक आपका अलग इमेज बनता है। आप लोग देखते भी होंगे, आप 10th अभी पास किए हैं, आपका मार्क्स अच्छा आया होगा तो घर वाले फुल इज्जत भी देते होंगे, यार दोस्त भी खूब इज्जत देते हैं। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलता है, जो बात है क्लियर है कि ये लंबे समय तक नहीं चलता है। लेकिन एक लोगों के मन में ये रहता है कि नहीं, उसका मार्क्स अच्छा है, बढ़िया पढ़ता है बच्चा, ठीक है ना। और आप भी एकदम अति उत्साहित रहते हैं कि अरे यार 10th क्लास में तो इतना लाए हैं, अगर इंटर में इतना नहीं आएगा तो फिर बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखकर ये सभी चीजों को तैयारी करते हैं आगे। आपके घर वाले भी कहते हैं नंबर अच्छा आता है, जाओ बेटा जहां मन करे वहां पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद ही तो एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है, जब आप घर छोड़ते हैं, अकेले रहते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स को सुनने वाले कम और मजे लेने वाले ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो तब एक्चुअल पढ़ाई, साथ में आप जीवन जीना सीखते हैं, और ये सब आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को अभी से करिए, और नो डाउट आपकी तैयारी जब 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखिएगा कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आपका, और साथ में आपका किसी अच्छे विश्वविद्यालय में आपकी जब एडमिशन हो जाएगी तो वहाँ का जो कैंपस का एक अलग माहौल रहता है पढ़ाई को लेकर, नई नई चीजों को सीखने को लेकर, तो वहाँ पे आप एक अलग जिंदगी जीना शुरू करते हैं, और उसी को हम कहते हैं कॉलेज लाइफ। और जब कॉलेज लाइफ में आप पढ़ते हैं तो उससे सुकून वाली जिंदगी कहीं नहीं है। तो एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आप अभी से पढ़िए, मेरा सीधा सा कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो आइए इस पे हम लोग सबसे पहले लिखिए, इसमें इट इज मोस्ट पॉपुलर मेथड इन इंडिया, मेथड इन इंडिया। ये आपका है, ये भारत में सबसे पॉपुलर या सबसे प्रचलित, लिख लीजिए, सबसे प्रचलित नर्सरी की विधि है, सबसे प्रचलित नर्सरी की विधि है, ठीक है। अब बुआई की विधि की बात करेगा तो आप लोग इतना जब लिखिएगा तो कॉपी जांच करने वाला टीचर भी सोचेगा कि बच्चे के पास जानकारी है, आपको नंबर अच्छा देगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, इसको लिखिए, दिस मेथड was developed by फिलीपींस। तो क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है
कि डेपोग मेथड किस देश से आया हुआ है या किस देश में आपका क्या विकसित हुआ, तो कौन सा देश है? फिलीपींस है। और फिलीपींस हम पढ़ाए थे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही ना है बाबू, तो ये है फिलीपींस से डेवलप हुआ है। और इसमें लिखिए आप लोग दिस मेथड वाज डेवलप बाय मेडागास्कर। कौन सा? मेडागास्कर। ये हिंद महासागर में एक कंट्री है मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर। यहीं पे मॉरिशस भी कंट्री है इसके ऊपर ही, ठीक है ना। तो ये देखिए दोनों बार हिंदी में लिख दिए, सॉरी इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में भी लिख देते हैं। ये आपका कौन सा है? मेडागास्कर कंट्री का नाम है, ठीक है। तो श्रीविधि मेडागास्कर से, डेपोग मेथड फिलीपींस से, और ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, कितने एरिया में लगाएंगे बाबू? एरिया, अगर एरिया की बात करें तो 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इसको हम क्षेत्र बोलते हैं। अब देखिए 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 मीटर स्क्वायर की बुआई करने के लिए 1000 मीटर स्क्वायर में नर्सरी लगाते हैं। इसमें बहुत कम एरिया में लगाते हैं, 25 से 30 मीटर में ही हम नर्सरी तैयार करते हैं और 1 हेक्टेयर की बुआई कर लेते हैं। तो सबसे तो अच्छा यही है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसके बाद सीड रेट लिखवाएंगे, तो अभी याद रखिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर इसमें है, तो इसमें आप 100 मीटर स्क्वायर में लगाते हैं। कितना? 100 मीटर। इसमें क्या होता है ना कि 25 से 30 मीटर में ही उगाते हैं, लेकिन काफी एकदम पास पास प्लांट होते हैं और एक ही जगह कई प्लांट होते हैं। उसमें क्या होता है कि श्रीविधि में हम एक ही धान का प्लांट लगाते हैं, ठीक है ना। इसमें 3-4 लेते हैं, झुंड में 3-4, जैसे बोया जाता है ना जी, ऐसे तो 3-4 लेते हैं, लेकिन इस वाले में एक ही लेते हैं प्लांट और एक ही से वो पूरा गांठ बना लेता है और इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है श्रीविधि से। अभी नालंदा जो है अपने बिहार में, नालंदा के जो किसान हैं सभी श्रीविधि से काफी अच्छा कर रहे हैं खेती वहां पे। और नालंदा में एक गांव है, हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस गांव के जो किसान है वो चाइना के किसान को टक्कर देते हैं। अब देखिए कितना अपने बिहार वाले जो है ना वो किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। अभी आप लोग प्रोटेस्ट देखे, कितना मजा ले लेके प्रोटेस्ट किए। पुलिस भी चौंक गई कि भाई इन लोगों पे वाटर कैनन करें या आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस में भी वो हंस रहे हैं और जिस पानी से चोट लगता है उस पानी में भी वो मजे से डांस कर रहे हैं, ठीक है ना, झूम रहे हैं पूरा, ठीक है। तो बिहार वाले टक्कर किसी को भी दे सकते हैं, तो चाइना को हम लोग टक्कर दे रहे हैं। और इसी का कारण है कि अभी हम लोग क्या नंबर 1 पे चावल के प्रोडक्शन में हो गए हैं और आने वाले दिनों में चावल के उत्पादन भारत में और ज्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन बात यह है ना कि चावल का प्रोडक्शन तो ज्यादा हो ही रहा है, लेकिन बहुत सारे अपने देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, ठीक है ना, उन गरीब लोगों को क्या है कि अच्छा शुद्ध जो न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला चावल है वो भी नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। सड़ा हुआ कोट राशन में चावल दे देते हैं और उनका तबीयत खराब हो जाता है। तो भाई जब देना ही है तो अच्छी क्वालिटी का दो ना, उसका क्यों तुम स्वास्थ्य भी खराब कर दे रहे हो सड़ा गला देकर। अरे अच्छी क्वालिटी का दो, और नहीं तो उसको इतना सक्षम बना दो कि देने की जरूरत ही ना पड़े, उसको वर्क दे दो, अच्छा क्वालिटी का खरीद के खा लेगा, इतना तामझाम क्यों, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि उगाते तो एक्चुअल में किसान ही है, लेकिन इन्हीं लोगों को अच्छा क्वालिटी का राइस नहीं मिल पाता है, ठीक है। चलिए आइए अगर हम बात करें सीड रेट की, किसकी? सीड रेट की, जिसको हम बीज दर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बीज दर, ठीक है ना। और अब चलिए इसमें 25 से 40 केजी 1 हेक्टेयर के लिए बीज लगता है, मतलब 25 से 40 केजी बीज लगेगा। इसमें लगता है 2.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, यहाँ हेक्टेयर लिखा है मैंने, यहाँ मीटर स्क्वायर। तो 25 से 30 मीटर में ही लगाएंगे हम नर्सरी, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में मतलब
कि इधर से 1 मीटर, इधर से और इधर से, इस एरिया में हम 2.5 से 3 केजी सीड डालेंगे, एक मोटा लेयर बनाएंगे चटाई की तरह, इसीलिए तो इसको हम मैट नर्सरी मेथड बोलते हैं। और सॉइल नहीं लगता है इसलिए इसको सॉइललेस नर्सरी मेथड कहते हैं। और ये इसमें हम लोग 5 से 7.5 केजी, 5 से 7.5 केजी सबसे कम सीड लगता है बाबू, ठीक है ना, 1 हेक्टेयर बोने के लिए। अब क्या है, अब इसमें एक चीज और समझना है कि कितना दिन में ये नर्सरी तैयार हो जाएगा। आप जब नर्सरी लगाते हैं तो कितना दिन में तैयार होता है, तो देखिए यहां लिखिए रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग, रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग, रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग मतलब बुआई के लिए कितना दिन में तैयार होता है, तो ये आपका 20 से 25 दिन के बीच में हो जाता है, 20 से 25 दिन के बीच में डेज, और एक्चुअल कहा जाए तो ये 21 दिन में बोने के लिए तैयार हो जाता है। ये कितना दिन में, तो आपका 11 से 14 दिन, मतलब आप जिस दिन नर्सरी में बीज डाले उसके 11 से 14 दिन के बाद ही आप इसको मेन फील्ड में डाल सकते हैं डेज, ठीक है ना। और ये तो काफी कम, 7 से 11 डेज, 7 से 11 डेज। बस इससे बाहर आपके एंट्रेंस में या इसी को आप अगर बुआई की विधि पूछ दिया तो आप बोर्ड में भी लिख सकते हैं, काफी अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना, 1 पेज पूरा भर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया आपके बुआई की विधि, ठीक है ना। और बुआई की विधि में हम करते क्या है कि खेत की तैयारी की जहां तक बात है, तो खेत की तैयारी कैसे करते हैं, तो गर्मी के दिनों में 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी जुताई करते हैं, जिससे कि जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या खरपतवार है वो ऊपर आ जाते हैं और सड़ गल जाते हैं। कुछ सनलाइट के डायरेक्ट हीट से जो आपके हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं। और फिर उसमें हम क्या करते हैं, पानी लगा देते हैं खेत में, पानी भर के क्या करते हैं कि उसके बाद उसमें पानी भर के जुताई करवाते हैं, जुताई मतलब उसको पूरा कदवा करते हैं जिसको पडलिंग कहते हैं। और पडलिंग करने के बाद मिट्टी के जो कण है आपस में आकर एक पास हो जाते हैं, जिससे मिट्टी में पोर कम हो जाते हैं। इस चीज को समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि मिट्टी अगर दूर दूर है तो इसमें जो मिट्टी के बीच का जो स्थान होता है उसको हम पोर कहते हैं। अब जब इसको आप लोग लेह लगाइएगा, पडलिंग करिएगा, तो ये काफी आपस में कॉम्पैक्ट जुट जाता है, तो ये जो पोर है वो काफी पास पास मतलब पोर बचता ही नहीं है, लगभग हल्का हल्का छोटा छोटा बचता है, जिससे पानी बहुत कम श्रिंक के नीचे जाता है। और नीचे जाएगा भी तो एक लेयर बन गया है फिर नीचे, जिससे पानी धान के खेत में रुक जाता है। आप देखते होंगे कि बगल के खेत में मक्का बोए हैं और एक तरफ हम धान बोए हैं, लेकिन बारिश हुआ तो धान के खेत में पानी है और मक्का वाले में नहीं है। क्यों? इसमें हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसका नाम है पडलिंग। क्या नाम है? पडलिंग। और इस पडलिंग में क्या होता है कि इतना इसको हम लोग मिट्टी को महीन करते हैं कि ये काफी पास पास आ जाते हैं और नीचे एक लेयर बन जाता है, जिससे पानी नीचे नहीं जा पाता है। और उसमें होता है कण, जो मिट्टी के कण है पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर रहते हैं, और जैसे बारिश होता है वो आते हैं और श्रिंक करके तुरंत नीचे चला जाता है। इसीलिए धान के खेत में पानी लगता है और मक्का के खेत में उसी टाइम पानी नहीं लगता है। और इसमें जो हम मिट्टी का यूज करते हैं, आपको पता है कि क्ले टू क्ले लोम सॉइल का यूज करते हैं, जिसके पार्टिकल्स में जो पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, वो काफी छोटे छोटे होते हैं। और जब हम पडलिंग करते हैं तो और पास पास आ जाते हैं, एक दूसरे में कंपैक्ट हो जाते हैं, जिससे कि पानी जल्दी श्रिंक करके नीचे नहीं जाता है। ये आप लोग चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए अब लिखते हैं सीड ट्रीटमेंट। क्या लिखना है बाबू? सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट, अगर हम सीड ट्रीटमेंट की बात करें, इसको हम कहते हैं बीज उपचार। बीज उपचार, अगर बीज उपचार की बात किया जाए तो देखिए, हम बीज उपचार जब भी खेत में बीज लगाएंगे तो हेल्दी बीज का प्रयोग करेंगे। किसका? हेल्दी बीज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि जब आप लोग का रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई अभी है नहीं, ठीक है ना, तो ये माइक बंद हो जाता है, तो बार बार हमको बीच में देखना पड़ता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आप लोगों का गैप हो जाता है ना क्लास में। 1-2 बार क्या हुआ कि घंटों घंटों का क्लास लिए, एकदम अच्छा क्लास लिए और माइक उठाया ही नहीं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। आज देखिए, आज जो काम है
कैमरा वाला वो होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। बीज उपचार, बीज को हम लोग कभी भी लगाएंगे तो स्वस्थ बीज बीज डालेंगे, जिससे कि उसमें कोई फंगस से रिलेटेड बीमारी ना हो, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा फसलों में फंगस से ही बीमारी होते हैं। तो फंगिसाइड से उपचार कर देंगे ताकि वो बीज जब जाए जमीन में तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और काफी अच्छा से ग्रो करे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक फंगिसाइड आता है, उससे पहले हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। जैसे सऊदी अरब या जो अरेबियन प्रायद्वीप है वहां काम करने अपने बिहार के बहुत सारे लोग जाते हैं, तो एक मेडिकल कराया जाता है कि आप लोग मेडिकल दे के आइए। अगर वहां पे मान लेते हैं मेडिकल नहीं कराया, चला गया, अब वहां तबीयत उसका खराब चल रहा है, अब मान लेते हैं कि काम पे लगा दिया, अब काम वो कर ही नहीं पाएगा भाई, तो उसको लेने से क्या फायदा। उसी तरह हम जो आपका अस्वस्थ बीज है, मतलब बीज खराब है, उसको डालेंगे तो बीज होगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है उस बीज का डालने का। इसी तरह हम स्वस्थ बीज को डालेंगे, अगर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, फंगिसाइड से ट्रीटमेंट करके तब डालेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो लिखिए सीड शुड बी treated with 2 ग्राम पर केजी, 2 ग्राम पर केजी सीड एग्रोसन, ये केमिकल का नाम है, एग्रोसन या सेरेसन, ठीक है ना। एग्रोसन या सेरेसन से क्या करते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं आप लोग एग्रोसन, हिंदी में एग्रोसन या सेरेसन की 2 ग्राम पर किलोग्राम एग्रोसन या सेरेसन से 2 ग्राम पर किलोग्राम बीज की उपचार करके बुआई करते हैं या उपचारित करते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीड ट्रीटमेंट। इसके बाद क्या है कि डेप्थ ऑफ सोइंग, कितना गहराई तक आप धान के बीज को बोएंगे, डेप्थ ऑफ सोइंग, क्योंकि डेप्थ ऑफ सोइंग काफी इंपॉर्टेंट है, इसका काफी ध्यान रखना होता है, बीज की गहराई, ठीक है ना। तो आप लोग के जो बुक में दिया हुआ है वो दिया है 3 सेंटीमीटर से, कितना, 3 सेंटीमीटर से अधिक नहीं करेंगे, मतलब 3 सेंटीमीटर से अधिक गहराई नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो हम लोग क्या वहां पे फर्टिलाइजर वाला पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए आज ही, मैनूर एंड फर्टिलाइजर, ये कल आप लोगों का क्लास होगा, ठीक है ना, मैनूर एंड फर्टिलाइजर। और आप लोग को बता दें कि ये जो क्लास है धान और गेहूं का, ये काफी थोड़ा बड़ा क्लास है, ठीक है ना। खाद एवं उर्वरक, और जितने भी बच्चे ये क्लास आप लोग देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि अगर कोई क्लास में प्रॉब्लम हो तो उन प्रॉब्लम को हम दूर करें, ठीक है ना। और कोई भी किसी भी प्रकार का इस जो आपका यूट्यूब चैनल है मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में वहां पे हमने व्हाट्सएप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। और ज्वाइन करने के बाद वहां पे आपको ये जितना भी हम जो आपका पीडीएफ होता है उसको उसी में हम सेंड कर देते हैं, तो वहां आप लोगों को आसान होगा। और जो भी चीजें जैसे पहला वीडियो अपलोड करते हैं तो उसी ग्रुप में पहले शेयर करते हैं, ठीक है ना। और जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये सभी क्लासेस आपको कितना अच्छा, कितना कारगर और कितना मजा आ रहा है आपको क्लास करने में। मजा और तब आएगा जब आप लोगों का हम लाइव क्लास लेंगे, तब लगेगा कि हाँ एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा थोड़ा दूर ही सही लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों से जल्द ही हम जुड़ जाएंगे। जब लाइव क्लास लेंगे तो सभी लोगों से परिचय भी धीरे धीरे हो जाएगा, ऑनलाइन वालों से। देखिए ये कितना दुनिया आगे चला गया कि आप लोग घर हैं, हम यहाँ हैं और आप लोगों की क्लास भी हो रही है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।